हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर द थर्ड एपिसोड ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स पॉइंट। आज के हमारे गेस्ट है यूपीएससी एंड एसएससी मेंटर, जिन्होंने अपनी रीजनिंग और मैथ्स के दम पर बच्चों के दिल में एक अलग जगह बना रखी है। प्लीज वेलकम टीचिंग फील्ड के राव साहब अभिषेक यादव सर। नमस्कार सर, वेलकम फॉर द इन्फ्लुएंसर्स पॉइंट। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया सर। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस पॉडकास्ट से एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए सर, जी शुरू करते हैं आपकी स्टोरी से। आपकी जी। क्या जर्नी रही है? आप किस तरह से टीचिंग की फील्ड में एंटर हुए? लक्ष्यजीत जी, मैं एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं था उस समय, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। तो मैं टॉपर तो नहीं था, तो इस वजह से हम कहें कि भाई मैं टॉपर था, तो फिर मैंने एग्जाम्स निकाले और मैं आके एकदम टीचिंग प्रोफेशन में आया एकदम प्रॉपरली। हालांकि मेरे अंदर जुनून था, पैशन आप कह सकते हो। मेरे अंदर एक वो चीज़ थी कि मैं अगर मैंने सोच लिया मुझे ये करना है, तो मैं उसे करके ही मानता था। और मैं ये मेरी सलाह भी विद्यार्थियों के लिए रहेगी कि वो ये एक बार दिमाग में बैठा लें कि उन्हें अगर करना है तो करना ही है। वही सिस्टम मेरे साथ रहा था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पहले ऐसे ही मेरा एक कज़न था, तो उसके चक्कर में मुझसे बोलता था कि देख मेरी ये सहेली है। तो उस सहेली के चक्कर में मैं एक टिपिकल गाँव से निकल के एक शहर में आया, और मैंने देखा कि सहेली वास्तव में जो मैं सोचता था वैसा नहीं था। वहाँ सहेलियाँ मिलना, या फिर सहेली का इन द सेंस दोस्त, ठीक है? और हम गाँव से आए, तो हमारे लिए जो टिपिकल वर्ड सहेली हो सकता था, वो हम समझते थे कि जो है लड़कियों के बीच खेलना, जो मूवी देख-देख के बड़े हुए थे हम, ठीक है? हमारा मोटिव ऐसा कुछ नहीं था कि हम टीचर बनेंगे या फिर हमें कुछ और करना है, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। हम सॉर्टेड थे कि जो मेरा दोस्त, मेरा कज़न कर रहा है, वैसे ही मैं करूँगा। लेकिन जब मैं बाहर निकला, मैंने लोग देखे, लोगों से मिला, और धोखे भी मिले मुझे कई बार। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे फ़ोन लिया था। उसने कहा था कि एक काम करिए, आप जो है मुझे फ़ोन दे दीजिए, जिससे कि मेरे कैमरे जो है, मेरा कैमरा ख़राब है, आपके फ़ोन का कैमरा अच्छा है तो मैं इसे यूज़ कर लूँगा। लेकिन मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा कह सकते हो, कुछ प्राइवेट डाटा था, प्राइवेट इन द सेंस कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जो मेरे बहुत ज़्यादा काम की थी। और उसने मुझे धोखा दिया उस पॉइंट पर। उसने वो ऑडियोज़ लीक कर दिए मेरे, और जिससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा धक्का मिला मुझे। उस पॉइंट से मेरी ये समझ में आ गया कि मैं भरोसा करने वाला तो नहीं हूँ मैं किसी को। बाहर निकला हूँ ना, तो ये तो क्लियर है कि अब जो आप खुद कर पाओगे ना, वो करो। दुनिया पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। वहाँ से मैंने चलना शुरू किया। इवन घरवाले खिलाफ हुए थे मेरे। मैंने कहा ठीक है, साइकिल बेचनी है बेच दो साइकिल। साइकिल बेच दी मैंने, खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने मना कर दिया कि भई हम आपको पैसा नहीं देंगे। साइकिल बेच दी। देन उसके बाद और भी अकोमोडेशंस थी मेरे पास, वो सारा सब कुछ बेच दिया। खाने का इंतज़ाम करते-करते, दोस्त भी कोई साथ नहीं था मेरे। तो वहाँ से धीरे-धीरे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, और फिर मैं पहली बार मुझे ब्रेक मिला मुखर्जी नगर स्टारलाइट अकेडमी, फिर पैरामाउंट, और पैरामाउंट के बाद फिर हम चाणक्य आईएएस गए। चाणक्य के बाद फिर डायरेक्ट अनअकैडमी, और अनअकैडमी काफ़ी सही था मेरे लिए। 2018 में मैंने अनअकैडमी को जॉइन किया था, जिस समय उतनी हाइप नहीं हुआ करती थी अनअकैडमी की। उस समय प्लस एजुकेटर भी नहीं थे, प्लस कोर्सेज़ भी पब्लिश नहीं हुआ करते थे। 15-15 मिनट की जो ड्यूरेशंस की क्लिप बना-बना के बेचता था मैं। कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ तो 15 मिनट की क्लिप बेचता था मैं। तो ये अनअकैडमी के साथ रहा मेरा। पैसे अच्छे दिए उन्होंने, तो नो डाउट अवध ओझा सर का जो कोटेशन है कि जहाँ पैसा मिले, तो नो डाउट वो है। लेकिन हाँ, पैसा और रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। उसके बाद फिर मैं आया, लॉकडाउन हुआ तो फिर मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ। उसके बाद फिर साथ में लॉ भी चल रहा था मेरा। लॉ भी खत्म हुआ। देन उसके बाद अभी हम उत्कर्ष क्लासेस के साथ हैं। ये छोटी-सी सिंपल सी कहानी रही थी मेरी। बहुत सारी घटनाएँ हुई, अभी याद आएँगी, मैं बताता चलूँगा आपको। अभी बहुत सारी घटनाएँ मेरे दिमाग से स्किप हो चुकी हैं। धीरे-धीरे जैसे कन्वर्सेशन करेंगे, याद आती रहेंगी। उत्कर्ष के साथ कितने टाइम से हैं आप? उत्कर्ष मुझे लगभग 1 ईयर प्लस हो चुका है। और उत्कर्ष के साथ मेरा अनुभव 1 साल में बहुत ही बेहतरीन रहा है, मैं बताऊँ। क्योंकि अब तक जितनी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स में मैं रहा हूँ, उनमें सबसे बेस्ट अनुभव मेरा यहाँ रहा है। क्योंकि यहाँ टीम की तरह एक तरह से काम कह सकते हो। और देखो, सबसे बड़ी क्या होती है सर बात, कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हो, तो वहाँ वो माइनर पॉलिटिक्स जो है ना, वो कहीं न कहीं हर जगह चलती रहती है। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है किसी भी संगठन के बर्बाद होने के पीछे, है ना? तो यहाँ वो माइनर राजनीति नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, बस प्रोफेशनली सब जुड़े हुए हैं, नो डाउट। काम जो है वो काम अच्छे से करिए, बात खत्म।
बाकी आप किसी के लिए लायबल नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बस केवल स्टूडेंट का हित देखिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। चलिए सर, अब आप एक बार एसएससी और यूपीएससी दोनों को डिकोड कर दीजिए। इनके अंदर क्या-क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ती है, ये सब? अच्छा, एसएससी का क्या है सर कि एसएससी में वनडे एग्जाम बोलते हैं एसएससी को, और एसएससी से जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, जो वैकेंसीज फुलफिल होती है, वो होती है बी ग्रेड की, और उसके बाद क्लैरिकल भी होती हैं और डी ग्रेड एमटीएस भी होती है। यूपीएससी जो कराता है, जैसे यूपीएससी सीएसई है, सिविल सर्विस एग्जाम्स जो है, वो आपका कह सकते हो ए लेवल की, कह नहीं सकते, इवन ए लेवल की सारी जो है वो जगह को फुलफिल करता है वो। तो अंतर बहुत है, मेरा मानना है कि दोनों में बहुत अंतर है। यूपीएससी अपने आप में लोगों को लगता है एक बड़ा जो है एक बड़ी दीवार है या पहाड़ है जिसे फांदना या जिसे कूदना बहुत बड़ा टास्क है। और कंपैरिजन करूं मैं एसएससी के साथ, तो सर एसएससी में भी सेम ऐसा ही है। एसएससी बिल्कुल सिंपल नहीं है। जितना यूपीएससी के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, उतना ही एसएससी के लिए थोड़ा बहुत कम हम कह सकते हो, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए हुँ। एसएससी ज़्यादा टफ हो चुका है अभी। एसएससी में आप कह सकते हो कि जो विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए आप जो है अभी विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके आए हैं, ठीक है? तो उस ग्रेजुएशन में से जितना क्राउड आ रहा है, वो 40% क्राउड जो है वो जाएगा आपका प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ, ठीक है? 60% क्राउड जो कन्वर्ट होगा वो जाएगा कॉम्पिटिशन में। हुँ। और वो भी कंपटीशन में जब आएगा, देन उसमें से भी 5 से 10% बच्चे जाएंगे आपका यूपीएससी की तरफ, ठीक है? स्टेट एग्जाम्स की तरफ जाएंगे मान लो 30%, हुँ। ठीक है? बाकी का जो बचा है हमारे पास, वो सारा किसके लिए है? एसएससी के लिए। एसएस हाँ, और एसएससी में एक चीज और है ये कि बच्चों को लगता है कि अगर वो एसएससी की प्रिपरेशन कर लें तो उन्हें बाकी सारे वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए हुँ। क्राउड और है कि जो वनडे की कर रहा है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है विद्यार्थी, वो भी एसएससी के एग्जाम्स देता है, तो इसलिए भीड़ बहुत हो जाती है, रश बहुत हो जाता है। तो नो डाउट टफ तो है, और मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो टफ कुछ नहीं है। अगर एक बार ठान लिया तो हो जाए, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाबा रेल में या बाबा जेल में एक काम जरूर होगा, बीच का कुछ नहीं होता। हुँ। तो ये है एसएससी और यूपीएससी का, और हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी वाले में जो है एक तरीका है, जैसे सैफी हसन एक यंगेस्ट आईपीएस बने थे अभी, शायद आप परिचित हों उनसे, क्योंकि उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है वायरल होते रहते हैं। तो मैंने देखा एक वीडियो उनका, तो उनमें उस वीडियो में वो बोल रहे थे कि यूपीएससी में आपसे वन लाइनर कभी नहीं पूछेगा। वो आपसे ये नहीं कभी पूछेगा कि बताइए राजस्थान की राजधानी जयपुर है, या राजस्थान की क्या राजधानी है, या राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है क्यों? क्वेश्चन मार्क। और कैसे? हुँ। तो एसएससी या वन लाइन में कहें तो एसएससी और यूपीएससी में अंतर यही है कि एसएससी पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, यूपीएससी पूछ लेगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो क्यों है और कैसे है। ये हुँ। दोनों में अंतर है। तो एनालिटिकल अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी यूपीएससी के लिए, सिंपल है। सर, अगर एक एवरेज देखा जाए तो इन दोनों की प्रिपरेशन अपन कितने टाइम में कर सकते हैं? ये वेरी करता है सर स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि क्या जज्बा है उनका। अच्छा, हुँ। मैं स्टूडेंट को छोड़िए, मैं खुद के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था और मैं ये मानता भी हूँ कि बच्चे विद्यार्थी जो हैं वो रिलेट भी कर पाएँगे कि जैसे अगर मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन तैयार करूँगा, स्टार्ट करूँगा अभी से, तो मुझे कम से कम 2 से 3 महीने एनसीईआरटी करने में, पढ़ने में, उन्हें अच्छे से उनका बेसिक तैयार करने में मुझे लग जाएगा कम से कम 3 महीने। उसके बाद जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने में समथिंग मुझे लग जाएँगे 3 से 4 महीने फिर। पर सिलेबस कंप्लीट करने से प्रिपरेशन नहीं होती है। ये मैं हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है, विद्यार्थी बहुत सारे मुझसे पूछते रहते हैं, सर इतनी जल्दी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन कैसे लें? तो मैं बस उनसे यही कहता हूँ कि आप एक काम करिए, सिलेबस पहले करिए। अच्छा, एक एक पॉइंट और है इसमें कि विद्यार्थी अक्सर ये पूछते हैं कि सर अभी हमने सीख लिया, आपने ये टॉपिक पढ़ाया है ना, ये हमने हुँ। सीख लिया, लेकिन इसकी स्पीड क्यों नहीं आ रही? आप मेरा पॉइंट समझे? हुँ। हाँ, जैसे
मान लो कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, तो वो कहते हैं कि सर एक आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन ये विद इन स्पीड एक्यूरेसी के साथ क्यों नहीं आ रही है? विद इन टाइम जो स्पीड है वो आपकी एक्यूरेसी के साथ क्यों नहीं आ रही है? तो समस्या इसमें यही है कि भाई स्पीड आपकी तभी आएगी जब आप 3 बार उसको रिवाइज कर लेंगे। 3 बार आपको रिवाइज करना है, सिलेबस पहले खत्म करिए, देन उसके बाद 3 बार खुद से सेल्फ स्टडी करके उसको रिवाइज करिए, देन उसके बाद लगातार मॉक लगाना स्टार्ट करिए, तब जाके प्रिपरेशन आपकी थोड़ी सी फरबिस होगी, तब आप कंपटीशन में अपने आप को मानेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सिलेबस में जरूरी है ज्यादा। एग्जैक्ट, तब आप अपने आप को कंपटीशन में मानोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 4 टॉपिक पढ़ लिए, 4 टॉपिक पढ़ने के बाद मेरा नंबर 80 आ रहे हैं, मेरी स्कोरिंग में 80 कर रहा हूँ, 80% हो रहा है, लेकिन वो एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में ऐसा नहीं होता, आपको 100% आना चाहिए, तब आप कंपटीशन में हो। फाइट कर पाओगे आप, फाइट आप तब कर पाओगे जब विद इन टाइम एंड विद एक्यूरेसी आप निकाल के दोगे, तब आप एग्जाम फाइट कर पाओगे। ना सब कुछ सीखने से कुछ होगा और ना ही जल्दी करने से कुछ होगा। मतलब आपको टाइम के साथ एक्यूरेसी देनी है, सिलेक्शन तभी पॉसिबल है, और उसके लिए प्रैक्टिस मैटर करती है। सर आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ा है, तो ज़रूर अब आपको ये चीज़ तो पता लग जाती होगी कि कौन सा एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम के लिए बना है और कौन सा नहीं। तो आप ऐसी 2 से 3 क्वालिटीज़ बताएँ जो कि एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए? मेरा अनुभव है इसमें, मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ आपके साथ। एक्चुअली क्या है कि जब आप क्लास में जाते हो तो अगले 2 दिन क्लास में आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा विद्यार्थी एक्टिव है और कौन सा विद्यार्थी एक्टिव नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास में जो विद्यार्थी लगातार कांस्टेंट डाउट पूछ रहा है आपसे। डाउट ऐसे नहीं कि सर 1 + 1 = 2 क्यों होगा? ऐसा नहीं। वो एनालिटिकल अप्रोच को लगा के अब आपसे डाउट पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उसके अंदर जुनून है। भले उसे आता है, नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके अंदर जुनून है, वहाँ हम ये भाँप लेते हैं कि ये विद्यार्थी ऐसा है कि इसका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं है जो रोक ले। क्यों? क्योंकि वो आपसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हैं आप? वो ऐसे आपके लॉजिकल, भले लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन वो आपको जवाब तुरंत देगा। चाहे अच्छा हो, चाहे गलत हो, चाहे सही हो या बेकार हो, लेकिन जवाब देगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। वो विद्यार्थी हमारे लिए बेकार, या बेकार नहीं कह सकते, हमारे लिए वो आलसी किस्म के जो पीछे होते हैं ना, जो किसी को कोई मतलब नहीं, पीछे आराम से बैठे लिखते रहते हैं, ना पूछ रहे हैं, ना कोई लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कोई एनालिटिकल अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, तो वो विद्यार्थी या तो फिर उन्हें लगता है कि उनके पास समय ज़्यादा है इसलिए वो नहीं पूछते। तो पहली क्वालिटी तो यही है कि वो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो हर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? दूसरी क्वालिटी इसी में है कि वो कभी भी ट्रिक और फॉर्मूले की तरफ नहीं जाते। मतलब किस तरह से मैं इसको थोड़ा अपना एक्सप्लेन करें? अनुभव बता रहा हूँ। एग्जैक्ट, हुँ, कि जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लग रहा है कि वो सिलेक्शन लेंगे या फिर वो डेडिकेटेड हैं, तो वो कभी भी मैथ्स और रीजनिंग में फॉर्मूले की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही वो ट्रिक्स की तरफ जाएंगे। अगर जाते भी हैं तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हुँ, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अरे भाई, सर को कोई भगवान तो चिप में डाल के दे नहीं गए होंगे कि सर भगवान दे के गए, लो बच्चों को फॉर्मूला दे दीजिए। तो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये बताइए ना, ये फॉर्मूला आप कैसे लगा रहे हैं? हुँ, हुँ। सेकंड क्वालिटी ये है, पता चल जाता है कि हाँ ये विद्यार्थी, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये तोड़ के मानेगा एग्जाम। ऐसे विद्यार्थी केवल 10% या 5% कह सकते हो आप बस, बाकी क्राउड भरा पड़ा है, आप जो पढ़ा दो पढ़ लेंगे। आप ये भी लिखा दो ना 1 + 1 = 4, वो खुश हो जाएगा, अरे सर आपने कहा ना अच्छा है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे उस पे। और ये कहीं ना कहीं गलत है। विद्यार्थियों को उससे सीखना चाहिए कि टीचर से जितना ज्यादा पूछोगे, जितना ज्यादा इंटरेक्ट रहोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्या होता है वो कि शिक्षक, वकील और डॉक्टर, इन तीनों के सामने आपको जो भी है सब सच और खुल के बताना है, नहीं तो मामला खराब है। एडवर्ड एग्जैक्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक मेरे को आपसे चीज़ पूछनी थी कि जैसे कि बच्चे अटेम्प्ट्स कंटिन्यू देते रहते हैं, तो कितने अटेम्प्ट के बाद उनको एक बार या तो रुक जाना चाहिए या फिर अपने प्लान बी की तरफ भी ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए? और क्या प्लान बी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है सर, प्लान बी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्लान बी हम कह सकते हैं जो हमारी हॉबीज है ना, हम अपनी हॉबीज को साथ साथ डेवलप करते चलें। हुँ, हॉबीज में वैसी हॉबीज नहीं जो प्रोडक्टिव नहीं है, या जिन हॉबीज को हम मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कई लोगों की हॉबीज ऐसी होती है लिखने वाली,
ठीक है? तो वो लिखते रहें, जो पढ़ रहे हैं उसे लिखते रहें, उनकी एज़ अ हॉबी वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा 10 घंटे पढ़ता रहा और मुझे 1 घंटे रेस्ट चाहिए तो मैं अपनी हॉबी पे काम किया मैंने। समझ रहे हैं आप? जैसे हम्म, लोगों को दिखाओ, मान लो एक एक हॉबी है, अब ये वाली हॉबी नहीं कि रीडिंग न्यूज़पेपर, रिज़्यूम में हम लिखते थे कि आपकी हॉबी क्या है? कि रीडिंग न्यूज़पेपर। ये हॉबी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंटिंग है, ठीक है? क्योंकि हम्म, लोगों को डेवलप करनी होती है हॉबी। पेंटिंग है, आप पेंटिंग कर पा रहे हो, सिंगिंग है, ठीक है? डांसिंग हॉबी हो सकती है, तो बाकी बचे समय में आप हॉबी पर काम करिए, देन उसके बाद अगर पढ़ाई की बात करें तो प्लान बी आपको पढ़ाई में भी रखना चाहिए। जैसे आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पीएससी साथ प्लान बी के रूप में रखना चाहिए, है ना? अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टेट एग्जाम्स प्लान बी के रूप में रखना चाहिए। बैंक की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको आरआरबी वाले जो है एग्जाम्स उनको प्लान बी के रूप में रखना चाहिए, है ना? या फिर प्राइवेट बैंक्स के जो एग्जाम्स हैं उनको प्लान बी के रूप में रखना चाहिए। जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर वो है ही सेल्फ, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मोदी गवर्नमेंट ने अभी रिकॉग्नाइज किया है कि जो अपने माँ-बाप के बिज़नेस में हाथ बटा सकते हो। तो प्लान बी का सेंस सीधा इसी से निकलता है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं जिससे संबंधित, साथ में हॉबी डेवलप करिए क्योंकि हॉबी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और हम्म, उसके साथ अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं, तो पीएससी जितने हैं आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है? और एकेडमिक्स भी जारी रखिए। एकेडमिक्स इन द सेंस, अगर आपकी एमए हो चुकी है और आप यूपीएससी में आपका ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम्म। आप क्यों ना उससे पब्लिक एड से एमए कर लीजिए, जिससे आपका एक तो राइटिंग स्किल फर्बिश हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है, ठीक है? बाद में जब कुछ बचता नहीं है तो फिर लास्ट में तो फिर मोदी जी ने बोल ही दिया है कि आप अपना-अपना देखो भई। अगर आपको पावर मिले तो आप यूपीएससी और एसएससी के अंदर क्या एक बदलाव लाना चाहेंगे? अच्छा, मुझे पावर मिले, बस मैं तो चाहता हूँ कि आपने जो बोला है वो सच हो जाए। मैं तो भगवान से चाहता हूँ कि भई आपने जो बोला वो सच हो जाए। मुझे ऐसी कोई पावर मिल जाए तो मैं डेफ़िनेटली यूपीएससी में मैं जो चेंज करना चाहूँगा वो चेंज करना चाहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों जो माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको बराबर वेटेज मिले। क्योंकि 2012 से जब से सीसेट जुड़ा है तब से हिंदी माध्यम जो, अच्छा इसके साथ ये भी है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं यूपीएससी में। तो उसमें क्या है कि सीसेट का सारा, हालाँकि सीसेट क्वालीफाइंग है, लेकिन फिर भी जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी शुरू से ही अपना बैकग्राउंड ये लेके चल रहे हैं कि मैं जो है प्रॉपरली एकदम पढ़ूँगा और मुझे मैथ्स से कोई संबंध नहीं है, मैं केवल जीएस पढ़ूँगा। तो जीएस तो पढ़ लेते हैं लेकिन सीसेट डिफीट कर देता है उन्हें। तो मैं चाहता हूँ कि या तो सीसेट को हटा दिया जाए, अगर हटा दिया नहीं जाए तो जो है कि हिंदी और इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए बराबर वेटेज देना चाहिए यूपीएससी में, ठीक है? एसएससी में क्या है कि एसएससी में टाइम से परीक्षाएँ हों, घपलाबाजी ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। विद्यार्थी जो मेहनत करेगा, वो सिलेक्ट होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा था 18 में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे बैठे थे, मैं भी था उसमें से एक। आए दिन धांधली देखने को मिलती है इन सारे में। यूपीएससी में नो डाउट कुछ नहीं मिलेगा आपको। यूपीएससी इस मामले में बहुत अच्छा है। धांधलेबाजी बचे रहे बस, और स्टेट बोर्ड वगैरह ये सारे, बच्चों का हक नहीं खाना चाहिए यार इन्हें। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, हम भी लगे हैं उनके लिए, बच्चों का हक नहीं खाना चाहिए। और जो विद्यार्थी 20-20 लाख या जो जो फ्रॉड जो करते हैं वो 20-20 लाख रुपए देते हैं, उनके पास पैसे की कमी कहाँ है? 20 लाख रुपए दे रहे हैं ना, तो उन्हें क्या ज़रूरत है उस जॉब की वास्तव में? उन्हें 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 उस जॉब की ज़रूरत नहीं है। जॉब की ज़रूरत है उन विद्यार्थियों को जो दिन और रात मेहनत करके एक टक लाइब्रेरी में बैठे हैं, सुबह-शाम पढ़ाई करते हैं, एक-एक पैसा बचा-बचा के महीने निकालते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं धांधलीबाजी बिल्कुल बंद कर दूँगा। इसमें बिल्कुल छोटा-सा भी जो है वो गुंजाइश नहीं होगी किसी भी मिस्टेक या धांधलीबाजी की। फिर आजकल एस्पिरेंट्स के मेंटल प्रेशर के केसेस के चलते वो कई सारे गलत कदम भी उठाते हुए इनके केसेस सामने ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? क्या ये सर कोचिंग मैं इंस्टीट्यूट्स है, सोसाइटल प्रेशर है या फिर इस एग्ज़ाम को ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर ये प्रेशर बच्चों के ऊपर पड़ता है? नहीं, 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 नहीं। नहीं, 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 डिज़ाइन नहीं किया गया है सर। डिज़ाइन तो देखो वो एक एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू में आपसे आपकी आपकी एथिक्स, आपकी जो है मेंटल थिंकिंग, वो इंटरव्यूज़ पूछते हैं। हालाँकि डिज़ाइन इस तरह से नहीं किया है ये एग्ज़ाम। समस्या क्या है कि मेन रीज़न तो यही है कि
एग्जाम्स के रिजल्ट टाइम से नहीं आते। मैं यूपीएससी को छोड़ के बात कर रहा हूँ। रिजल्ट टाइम से नहीं आते, विद्यार्थी 6-6 साल से लगे हुए हैं, ठीक है? और अगर इंक्लूड करें एसएससी या पीएससी को और यूपीएससी को, तो वैकेंसीज उतनी नहीं आती हैं जितनी विद्यार्थियों को चाहिए होती हैं। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार के विद्यार्थी का, तो वो कह रहे थे कि मैं पिछले 7 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इतनी वैकेंसी नहीं आती हैं कि मैं या तो इंटरव्यू से निकल जाता हूँ। अब देखो यहाँ लोग जो है लॉजिक दे सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं कि सर एबिलिटी होगी तभी तो सिलेक्ट होगा। नो डाउट एबिलिटी होगी, सिलेक्ट होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 100 लोग हैं और 100 लोग में से 10 वैकेंसी फुलफिल करनी है, तो बाकी के 90 लोग जो है वो फेल, या उन्हें हम ये मान लेंगे कि इनमें एबिलिटी नहीं है, ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं, इन्हें और मेहनत करनी चाहिए। और अगर वही 10 वैकेंसी की जगह 20 वैकेंसी कर देता मैं, फिर तो 20 बाकी के 90, हाँ अभी 90 लोग मैंने बेकार किए थे, फेल किए थे, अब वो 80 लोग फेल कर दूंगा। मतलब वो जो 10 लोग हैं उनके अंदर एबिलिटी थी, लेकिन वैकेंसी कम होने की वजह से उनको हटा दिया गया था। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो मैटर यही करता है कि वैकेंसी होना भी मैटर जरूरी है, और एबिलिटी तो नो डाउट होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर क्षमताएं नहीं है तब तक आप जो है कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो वैकेंसी होना भी बहुत जरूरी है। और आपका मेन प्रश्न जो था वो ये था कि सर मेंटल प्रेशर से कैसे जूझें। तो मेंटल प्रेशर तो आजकल बहुत आम हो चुका है विद्यार्थियों में। आप आए दिन जहाँ देखो वहाँ आपको लोग पता नहीं जूझते रहेंगे अपने आप में। सबसे पहला यही है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, 7-7 साल से लगे हुए हैं, महीने में 10 से 15,000 रुपए का खर्चा करते हैं। करते नहीं है, वो हो जाता है जब आप किसी शहर में रहते हो तो ऑब्वियस होता है, 15,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। घर वाले इंतजार देख रहे हैं ना कि बेटे की जो है जॉब लगेगी, फिर शादी होगी, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, वो प्रेशर देते हैं घर से। और पड़ोसी हैं, तो ये सारा प्रेशर बच्चे झेल नहीं पाते, कभी कभी झेल नहीं पाते, फिर वो कुछ उल्टा कदम उठाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें 100% मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हाँ नो डाउट विद्यार्थियों को ये समझने की जरूरत है, और सरकार को विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है कि वैकेंसीज निकाले और टाइम से वैकेंसीज को पूरा करा जाए। दूसरा इस पे पॉइंट हम कह सकते हैं कि कई लव एंगल भी हैं, विद्यार्थी बाहर निकलते हैं नए नए, ठीक है? तो लव एंगल के चक्कर में विद्यार्थी जो है भटक जाते हैं उन्हें। हालांकि मैं ये बहुत समझाता हूँ उन्हें कि ये सारी चीजें अभी आपके लिए नहीं है। तो घर वाले एक बार काउंसलिंग तो करें विद्यार्थियों की घर से बाहर जाने से पहले। जैसे बेटा है और बेटी है, जैसे मान लो मेरा बेटा और मेरी बेटी को मैं घर से बाहर भेज रहा हूँ, तो वो घर वाले मम्मी पापा उसके पेरेंट्स उस बच्चे को एक बार ये काउंसलिंग उस बच्चे की करें कि बाहर जाके आपको ऐसे सीन भी मिलेंगे, बाहर जाके आपको ऐसे बातों में कोई बरगला भी सकता है, बाहर जाके आपको ये कदम नहीं उठाने हैं। तो ये काउंसलिंग भी जरूरी है, जिससे कि बच्चे पहले से अवेयर हो जाते हैं और इन सारे झंझटों से या फिर इस मेंटल प्रेशर से कहीं ना कहीं वो एंटर नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि ये चीज, ये सीन जो है वो हर किसी के साथ है, आप कोई अकेले नहीं हो, तो आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे कि सबको समस्या हो। तो काउंसलिंग भी जरूरी है। सर अब एक चीज के बारे में मुझे आपसे जानना था, आप बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं और इस जी, बार के इलेक्शन में यूपी के रिजल्ट ने सबको चौंकाया है। तो आपको उसके पीछे बहुत। का मेन रीजन क्या लगता है कि बीजेपी को कम सीटें क्यों मिली है यूपी से? मेरा मानना है कि भारत में, हालांकि भारत का हर एक नागरिक लोकसभा चुनाव में इंटरेस्ट रखता है और उसकी रुचि होती है कि वो देखे, वो अपने लीडर को सोच समझ के जो है वो चुनाव करे, इलेक्ट करे। लेकिन यूपी के लोग कुछ एक्स्ट्रा है, उन्हें उन्हें राजनीति में उनका कुछ ज्यादा ही जो है वो इंटरफेयर रहता है, उन्हें बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो इस वजह से देखा जाए तो वो अवेयर हो चुके थे चीजों को लेके, उन्हें पता था कि हमें चाहिए अभी विकास। अच्छा, इसका डायरेक्ट कनेक्शन में लेके चलता हूँ आपका अयोध्या से। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में यही हुआ है, लोग अयोध्या को गाली दे रहे हैं। मैंने देखा कि एक एक जो है एक बड़ा इन्फ्लुएंसर अयोध्या वासियों को एक एक शब्द है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, ना किन्नरों के शब्द के नाम से जो है उन्हें संबोधित कर रहा है कि आप हिंदू ये हैं। मतलब हिंदुओं को आप कैटेगराइज करोगे, आप बीजेपी को वोट नहीं गया इसका नहीं, आपको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, ग्राउंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। वहां यही हुआ है कि राम मंदिर बना है, उन्हें पता है राम मंदिर बना है, लेकिन वहां अयोध्या के लोगों के जो घर जो टूटे हैं, उनका जो पलायन कराया गया है, उनके लिए ना कोई सुविधा दी गई है, ना कंपनसेशन दिया गया है।
प्लस उन्हें हरेस किया गया है वो अलग है। आप बहुत सारे इंटरव्यू देख लेंगे, उन्हें हरेस किया गया है वो अलग है। तो उन्हें पता है कि भाई राम भगवान नो डाउट हैं, डेवलपमेंट के बीच में हमें धर्म को लेके नहीं आना। हमारा देश सबसे पहले है, धर्म सबसे पहले है, लेकिन धर्म तो रिलीजन तो पर्सनल चीज हुई ना, समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल। ये जान हाँ, तो अयोध्या वासी ये समझ चुके हैं कि रिलीजन के नाम से ये वोट मांगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, हमें हरेस भी किया जा रहा है, जनता परेशान है बुरी तरह से। तो अयोध्या की सीट तो इस वजह से गई है। और रही बात पूरे यूपी की, तो यूपी ये समझ चुका है कि हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें ऐसी रेडिकलाइज सोच नहीं चाहिए जो कम्युनिटीज में दंगे कराए, है ना? अच्छा, इससे पहले हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ था, इससे पहले हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ था, लेकिन बीच में हिंदू मुस्लिम गायब होके हिंदू हिंदू होने लगे कि आप असली हिंदू को मैं असली हिंदू हूं। क्या मतलब है इसका? भाई धर्म तो, रिलीजन तो पर्सनल चीज है हर किसी की, उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है रिलीजन को लेके। तो लोग समझ चुके हैं कि भाई धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तो धर्म के नाम पर राजनीति, इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपका पाकिस्तान है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान है कि जहां धर्म के नाम पर राजनीति होती है उस देश का क्या हाल होता है। तो यूपी के लोग समझ चुके हैं, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। और उन्होंने ये नहीं कि वहाँ की जो पार्टी है, लोकल पार्टी समाजवादी पार्टी, उसको जिताया है, उन्होंने बस बीजेपी को हटाने के लिए उन्होंने वोट दिया है, कहीं भी दिया है। उनका मेन मकसद ये था कि बीजेपी को हटाना है वहां से। ये वहां का सारा खेल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, विधानसभा चुनाव फिर से होंगे, है ना? बाकी एमपी तो लॉयल राज्य निकला, है ना? लॉयल्टी सीखी जाए तो एमपी से सीखी जाए, अच्छा लगा। चलिए सर, लास्टली आप सभी एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई देखो, बाबा रेल में या जेल में, अगर ठान लिया है तो लग जाओ। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी बैकअप ऑप्शन है कि यार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं एक काम करूंगा, अपने पापा की जो है जूते के शोरूम पर बैठ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ठान लिया तो मन से करो, होगा देखा जाएगा। होगा आपको कुछ नहीं, चल कुछ नहीं होगा, ठीक है? दिनों रात मेहनत करो, कम से कम 10 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। और 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन नाम के लिए नहीं, प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिए, है ना? स्ट्रेस को बाहर में जाने दो, स्ट्रेस आसपास नहीं घूमना चाहिए। दोस्त जितने हो सके उतने कम बनाओ, दोस्त बनाओ लेकिन जितने कम हो सके उतने कम बनाओ, क्योंकि डिस्टर्बेशन होता है। बाहर बहुत कम निकलो, और ये सारी चीजें तो खैर आपको पता ही है। अगर एक बार सोच लिया है ना टारगेट, उस पर 100% दो, बाकी चीजें तो ऊपर वाला देखेगा, है ना? आपको कभी जिंदगी में ये नहीं आएगा कि यार काश अगर मैं 100% दे देता अपना, अगर काश मैं अपना 100% देता तो आज मैं सिलेक्शन ले लेता, मानता नहीं किसी कीमत। तो वो रिग्रेट रिग्रेट नहीं आगे जिंदगी, हाँ, तो वो रिग्रेट जो है ना आप जिंदगी में आगे करो, उससे बेहतर ये है कि आप पहले इतनी मेहनत कर लो, आपको वो सोचना ही ना पड़े। होगा देखा जाएगा, लग जाओ बस। ये चलिए, जो थैंक है यू सो सजेस्ट मच कर। सर, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्य जी।